केशव तो बैठा था ना क्लास में। हम्म। उसका तो अभी अलग इंतजाम होगा थोड़ा। हम्म। पुराना रिवाइज किया? पुराना रिवीजन किया या नहीं किया? तो किसका इंतजार कर रहे हो यार? करना चाहिए ना। स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये वाले टॉपिक पे आते हैं। स्पैन का मतलब क्या होता है? स्पैन जब भी बिजनेस स्टडी में आएगा, स्पैन का मतलब होता है स्कोप। स्पैन का मतलब होता है स्कोप। मतलब कितने एक्सटेंड तक, कितनी हद तक एक्सटेंड, या फिर लिमिट। कितने सारे सिनोनिम लिखवा दिए, स्कोप, एक्सटेंड, लिमिट। इधर ध्यान देंगे सारे लोग। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि हमको क्या देखना है कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एक मैनेजर कितना इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है। तो सर ये तो सेम टू सेम पॉइंट हमने ऊपर भी पढ़ा। ये कुछ नहीं है, ये छोटी सी समरी है, कोई टॉपिक नहीं है। मैं बस इतना बता रहा हूं कि ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हमने नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, नोट सारे लोग लाया करो। तू नहीं लाया कपिल? यार, अरे नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अरे कुछ नहीं है, वो ऊपर का ही टॉपिक है। मैं सिर्फ बीच में बता रहा हूँ एक एक दो चीजें। अरे बेटा, चलो छोड़ो, इस टॉपिक को छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं आगे बता दूँ। फॉर्मल इनफॉर्मल पढ़ रहे थे, उसको निकाल लो। फॉर्मल स्ट्रक्चर, फॉर्मल है इनफॉर्मल? है कि नहीं दोस्तों? कि मेरी पीडीएफ दूसरी है? ऐसा तो नहीं कि मेरी पीडीएफ दूसरी है। पीडीएफ तो वही है यार, एक आध चेंज करेगा, मैंने कुछ आगे पीछे कर दिए होंगे। रुक जा। अच्छा, ये मैंने आगे पीछे कर दिया क्या? कि वही है? नहीं नहीं नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, एक मिनट। मेरी पीडीएफ देखता हूँ मैं। कहाँ चले गया, कहाँ चले गया रे? 12th चैप्टर 5 कहाँ चला गया मेरा? कोई बात नहीं, नया नया ऐड कर लेता हूँ। टेस्ट है ना आज, किसने बोला? क्या शेड्यूल में नहीं है? मैं करवाऊंगा। आज का तो मैंने बोला था। क्लास अब से क्लास के नहीं तो वो तो याद था, उसने क्या याद दिलाया? आज तो था ही टेस्ट। लास्ट क्लास में होगा, नहीं तो फिर ऐसा करेंगे। कितनी बजे तक रहती है लास्ट क्लास? तो 5:15 के बाद टेस्ट रखेंगे। तेरा पहले लेकर के तो घर भेज देंगे। चलो, वो बाकी बातें बाद में करेंगे। हैं क्या? शर्म ही नहीं आती रे, शर्म ही नहीं आती। तो आज टेस्ट दे ले चुपचाप। नोट्स चाहिए? नोट दूंगा, टेस्ट तो अभी लूंगा मैं, आज बहुत हो गया। हाँ जी, इधर देखो। फंक्शनल हो गया था। डिसएडवांटेज।
फॉर्मल इनफॉर्मल में आओ यार, बहुत टाइम पास करते हो तुम। ये फॉर्मल इनफॉर्मल में आओ सारे लोग। सुनो, फॉर्मल स्ट्रक्चर में मैंने क्या बोला था, जहां पर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी डिफाइंड होती है, इसको फॉर्मल बोल रहे थे। इनफॉर्मल मतलब कि एक मैंने एग्जांपल वो दिया था कि कोई अगर क्रिएटिव जॉब कर रहे हो तो वहां पर थोड़ा सा इनफॉर्मल माहौल होता है। मतलब कि जैसे कि ऐसा होता है ना कि कोई अपन क्रिएटिव काम कर रहे हैं तो वहां पर कोई किसी का बॉस नहीं है। एक तो वो एग्जाम्पल है। आपकी बुक में ये वाला एग्जाम्पल नहीं दे रखा है, आपकी बुक में ये एग्जाम्पल दे रखा है कि इनफॉर्मल का मतलब सिंपल सा ये होता है नीचे। इनफॉर्मल का मतलब ये होता है कि जब आप या तो कोई ट्रिप वगैरह पे जा रहे हो, जैसे फार्म हाउस का अपन ने बोला, तो वहां पर कोई स्टूडेंट टीचर, मतलब ऐसा नहीं कि स्टूडेंट टीचर, मतलब फिर भी वो घूमने घामने के लिए है ना, तो वहां पर कोई क्लास थोड़ी लगाएंगे, वहां मस्ती करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई फेस्टिवल मना रहे हैं, अपन कहीं घूमने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे एक इनफॉर्मल दोस्ती हो जाती है। जैसे मैं अभी, अपन गरबे अरबे में मिले थे तो ऐसे थोड़ी मिलते हैं, मतलब थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नेचुरली अराइज होती है सोशल इंटरेक्शन से। सोशल इंटरेक्शन मतलब आप शाम को बॉस के साथ पार्टी वगैरह में गए तो वहां पर साथ में बैठे हो, उस टाइम पे थोड़ी आप ऑफिस की बातें करोगे, उस टाइम पे हंसी मजाक करोगे। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसी कोई हिरार्की या फिर कोई भी आपको ऐसी वो फॉर्मल रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है, फ्रेंडशिप वगैरह से होती है। तो जब भी आप दोस्ती यारी करके ऑफिस के बाहर कहीं भी घूमने वगैरह जाते हो या किसी आउटिंग पे चले गए, कोई शो वगैरह देखने चले गए, तो वो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो इतना ही बोला गया है। जैसे आप संडे संडे क्रिकेट खेलने चले गए, लंच टाइम में चले गए आपके दोस्तों के साथ, ठीक है, इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पे फालतू की चैट्स कर रहे हो, तो वो थोड़ी ऑफिस के वो पूरे फॉर्मल तरीके से क्या होगी, इनफॉर्मल तरीके से होगी। बस ये लिखा हुआ था। अपन ऊपर वाले फीचर एक बार और देख लेते हैं, कल देख लिए थे वैसे तो, कुछ ही नहीं है। फॉर्मल में कीवर्ड क्या ध्यान रखने हैं, तीन ही बार बार अपन यही तीन कीवर्ड याद रखने हैं। अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब कि मेरी मर्यादा कितनी है कुल मिला के, मेरी अथॉरिटी मतलब मुझे कितना हक है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मेरी जिम्मेदारी, और रिलेशनशिप मतलब कि यूनिटी ऑफ कमांड, रिलेशनशिप की भाई मैं किसके ऑर्डर फॉलो करूंगा और किसको जा करके अपनी रिपोर्ट वगैरह दूंगा। इतना याद रखना है, तीन कीवर्ड। और उसके बाद ये एग्जांपल है कि प्रिंसिपल टीचर स्कूल स्टूडेंट्स, मैंने एग्जांपल दिया था कि स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगी तो पहले टीचर के पास जाएगा, फिर टीचर वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से भी नहीं हुआ तो ट्रस्टी, ऐसे करके पूरा चलता है। फीचर में क्या है, ये अपन ने कल ही पढ़ लिया था कि रिलेशनशिप डिफाइंड हो जाएगी, सबको मालूम है कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, गोल ओरिएंटेड है, सारे लोग एक ही गोल पे फोकस करेंगे। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट मतलब साथ में काम करेंगे, तालमेल बिठा करके काम करेंगे। डेलिबरेटली डिजाइंड का मतलब है कि ये आपसे पूछा नहीं जाता, मतलब ये इसका डिसएडवांटेज भी बन जाएगा, ये आपके ऊपर थोपा जाता है। जैसे कि आपको बोल दिया कि आपको ये काम करना पड़ेगा, स्टूडेंट से पूछा ही नहीं। मान लो हमने बोल दिया कि आपको तो पूरे पूरे सारे चैप्टर्स का टेस्ट कल ही होगा, आपसे पूछा ही नहीं कि तैयारी है या नहीं है, मतलब डेलिबरेटली आपके लिए डिजाइन कर दिया गया है। पूरा वर्क फोकस मतलब कि ये ह्यूमन इमोशंस वगैरह या फिर लोगों की नहीं सुनता, इसको सिर्फ काम से मतलब है, मतलब कि ये टास्क पे ज्यादा फोकस करता है, पर्सनल रिलेशनशिप पे फोकस नहीं करता है। उसके बाद एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी, तो आप क्या कर सकते हो, जिम्मेदार ठहरा सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन वगैरह नहीं रहता है, सबको मालूम है किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूनिटी ऑफ कमांड रहता है, सबको मालूम है कि मुझे किसके ऑर्डर को फॉलो करना है और किसके काम को मुझे सुनना है। तो मेरा बॉस क्लियर है मेरे माइंड में, तो मुझे कंफ्यूजन नहीं होगा। गोल अचीवमेंट सिस्टमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि जब सारे डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेंगे, जैसे कि बैट्समैन बैटिंग अच्छी करेंगे, बॉलर बॉलिंग अच्छी करेंगे, फील्डर कैच नहीं छोड़ेंगे, रन बचाएंगे, सब कोच अपना काम करेगा, तो अल्टीमेटली अपना गोल अचीव हो जाएगा। और स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी आ जाती है, वहां अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अच्छे से डिफाइंड है, तो आप स्टेबिलिटी के साथ, मतलब स्थिरता के साथ, बिना आपको नुकसान हुए आप उस पर्टिकुलर अनसर्टेनिटी के साथ भी कोप अप कर जाते हो। ये एडवांटेज थे। अब लिमिटेशन में तो वही पॉइंट है कि भाई इतनी सारी चेन ऑफ कमांड को फॉलो करेंगे तो डिले हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक बढ़िया डील आई, और वो डील ऐसा है कि 1 घंटे तक ही वैलिड है, उसके बाद वो सामने वाला विदेश जाने वाला है मान लो। अब यहाँ पर वो सबऑर्डिनेट डील क्रैक ही नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि पहले मैं अपने सर से पूछूंगा, फिर वो अपने सर से पूछेंगे, इतनी देर में तो वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई। तो कई बार ना डिले हो जाता है क्योंकि लॉन्ग चेन ऑफ कमांड है। लॉन्ग चेन ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है
चेन ऑफ कमांड मतलब मुझे किसका ऑर्डर फॉलो करना है, तो मेरे ऊपर एक बॉस है, उसके ऊपर एक और बॉस है, इतने सारे बॉस अगर हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, लॉन्ग चेन ऑफ कमांड के कारण हमारे डिसीजन क्या हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे। कन्हैया बेटा आ रहा है समझ में तेरे को, पक्का? उसके बाद रिजिड रूल, रिजिड रूल मतलब कि फिक्स रूल है, इसको चेंज वगैरह नहीं कर सकते। जैसे आपके बॉस ने आपको कुछ बोला तो आप उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते, आपको वैसा ही फॉलो करना पड़ेगा। आप क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते, मतलब ये एग्जांपल आर्मी का हो सकता है। जैसे कि आर्मी में आपके बॉस ने आपको कुछ बोला तो वहाँ क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते कि सर ने बोला यहाँ पहाड़ी के पीछे गोली चलानी है तो मैं एक बार आसमान में फायर कर देता हूँ, ऐसी हरकतें वहाँ नहीं कर सकते। वहाँ अपनी क्रिएटिविटी आतिशबाजी दिखाओगे तो वो आपको बाहर कर देंगे, इसीलिए रिजिड रूल होते हैं। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में अगर वो कौन सा है फॉर्मल स्ट्रक्चर, तो रूल रिजिड होंगे। ह्यूमन एस्पेक्ट इग्नोर कर देते हैं, मतलब वहां पर ऐसे ह्यूमन इमोशन की कोई जगह नहीं होती। जैसे अपन आर्मी का एग्जांपल ले तो वहां पे सुना है ना, अपन मूवी में देखते थे कि ये इनका बच्चा 3 साल का हो गया है, उन्होंने अभी तक उसकी शक्ल नहीं देखी है, या फिर इनके माँ बाप बूढ़े हैं फिर भी ये जा करके मदद नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहां पे ह्यूमन इमोशन की जगह नहीं है। मतलब आर्मी का ये एग्जाम्पल बस बता रहा हूँ कि ह्यूमन इमोशन क्या कहाँ नहीं होते। जैसे कि आप किसी जंग वगैरह पे जा रहे हो तो वहां पर आप शहीद भी हो सकता है जवान, तो वहां पर थोड़ा सा इमोशन इतना नहीं होता, वहां पर आपका जो काम है, आपका जो टास्क है उस पर फोकस होता है। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा इतना भी नहीं होता, लेकिन जब आप एक फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो करते हो तो वहां पर ऐसा नहीं है कि यार ये मेरा दोस्त है तो ये दोस्त है तो दोस्त की मदद कर देता हूँ। वहां पर तो भाई आपको काम बोला है तो आपको ही करना पड़ेगा, वहां पर आप ऐसी दोस्ती यारी नहीं निभा सकते। दूसरा गोल ओरिएंटेड, वही है कि गोल ओरिएंटेड है होता है तो कई बार क्या होता है, नहीं गोल ओरिएंटेड मैंने कटवा दिया था क्या, शायद गोल ओरिएंटेड मैंने कटवा दिया था ना प्लानिंग में। इसको भले ठीक है लिमिटेशन में ना भी लिखे तो चलेगा, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट मतलब लिमिटेशन में 2-3 पॉइंट ज्यादा आ गए। अरे ये ऊपर वाला भी काट दो, ये दोनों दोनों काट दो, गोल ओरिएंटेड भी काट दो क्योंकि ये लिमिटेशन में नहीं आएंगे, ये मैंने डबल लिख दिए शायद। ये दोनों ही पॉइंट काट दो, गोल ओरिएंटेड भी काट दो और ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट भी काट दो क्योंकि ये लिमिटेशन में नहीं आएंगे। डेलिबरेटली डिजाइन का क्या मतलब है, टॉप मैनेजमेंट इसको डिफाइन करता है, नेचुरल वगैरह नहीं है, मतलब कुल मिला के आप पे फोकस नहीं है। टॉप मैनेजमेंट आप पे सिर्फ चीजें थोपने की कोशिश कर रहा है। और वर्क फोकस्ड कि भाई पर्सनल रिलेशंस या फिर पर्सनल फ्रेंडशिप जो है उसको इतना ज्यादा ये एम्फेसाइज नहीं करते, ये सिर्फ काम पे ही क्या करते हैं, फोकस करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ था क्या, कोई दिक्कत परेशानी? इनफॉर्मल मैंने बता दिया कि नॉर्मल आप जो ऑफिस के बाद फ्रेंडशिप वगैरह करते हो, ठीक है, कॉफी वगैरह पीने जाते हो, क्रिकेट खेलने जाते हो, उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। अब इसके बाद इसके फीचर तो क्या ही है भाई, इसके फीचर तो सिंपल है। जैसे कि ये ओरिजिनेट तो फॉर्मल स्ट्रक्चर के विद इन ही होगा ना, इसका मतलब है कि आपकी दोस्ती कैसे हुई, आप एक ऑफिस में काम करते हो तभी तो दोस्ती हुई ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन 4-5 लोग एक ऑफिस में मिले, वो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में मिले, तभी जाकर के तो अपनी इनफॉर्मल दोस्ती हुई ना, कॉफी पीने के बहाने, नहीं तो अपन मिल ही नहीं पाते। तो इसीलिए बोल रहा है ओरिजिनेट, ओरिजिनेट का मतलब होता है स्टार्ट, स्टार्ट्स, तो आप इसको स्टार्ट भी लिख सकते हो, स्टार्ट मतलब के, या फिर बिगिन, बिगिन भी लिख सकते हो। मतलब कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, शुरू कहाँ से होती है, फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर ही शुरू होती है, क्योंकि हम इंटरेक्शन वगैरह करते हैं। इंटरेक्शन मतलब कि बातचीत वगैरह करते हैं, कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं, कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारी दोस्ती वगैरह हो जाती है। सेकेंड वाला बेस्ड ऑन ग्रुप नॉर्म्स नॉट रिटर्न रूल, जैसा होता है ना हमारे ग्रुप का तो नियम यही बोलता है, होता है ना कि हमारे ग्रुप में जो लेट आता है वही बिल पे करता है, हमारे को कोई किताब में थोड़ी लिखा है, हम तो कोई भी से बोलते हैं ना दोस्ती का हमारा रूल है हम दोनों का। जैसे जनरली दोस्तों लड़कों की दोस्ती ऐसे ही होती है, जैसे अपने बोला अपने दोस्त को चल रहा है क्या, तो वो चल ही देता है, फिर वो 5 मिनट बाद पूछता है कि चलना कहाँ था भाई। तो ऐसा होता है ना अपने दोस्तों की लड़की, मतलब ऐसा है कि लड़कियों की दोस्ती अलग होती है और ये लड़कों की दोस्ती अलग होती है। तो ये क्या है, ये कोई आपने कोई लिख के थोड़ी रूल बनाया, ये तो आपके कंफर्ट के हिसाब से क्या हो जाता है, हो जाती है। जैसे दोस्त की बेइज्जती करे बिना हमको चैन नहीं आता, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारे ग्रुप के नॉर्म्स ही बने हुए। नॉर्म्स का मतलब होता है नियम, तो ये कोई फॉर्मल नियम थोड़ी, इनफॉर्मल बन गए जो भी है। फ्री कम्युनिकेशन, यहाँ पर कोई हिरार्की नहीं है, एक दूसरे को कोई भी गालियां वगैरह कुछ भी दे देता है भाई, बिल्कुल फ्री कम्युनिकेशन है ना। दोस्तों के बीच में क्या आप एकदम डियर सर वगैरह लगाओगे क्या, वो तो कुछ भी चलता है, फ्री कम्युनिकेशन। दूसरा स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है तुरंत,
मतलब यहाँ पे ऐसा थोड़ी मैं सोच के बोलूंगा उसको, जो भी मन में आता है अपन दोस्त को बोल देते हैं। मतलब स्पॉन्टेनियस क्रिएशन होता है, कोई मैनेजमेंट ने डिजाइन नहीं किया। जैसे कि वो होता है ना, वो स्टैंड अप कॉमेडी होती है कि लड़कों की दोस्ती कितनी रैंडम होती है कि ये मेरे पीछे बैठता था तो मेरा दोस्त बन गया, ये मुझे कैंटीन में समोसा खिलाता था मेरा दोस्त बन गया। मतलब ऐसे दोस्त कोई चूज थोड़ी करते हो आप, वो तो बन जाते हैं बातचीत करते करते। तो इसलिए वो स्पॉन्टेनियसली क्रिएट होता है, इसका ये मतलब है। समझ में आया क्या? कि आप कोई ऐसे सोच करके दोस्ती थोड़ी करते हो, वो तो हो जाती है। और फ्लूइड स्ट्रक्चर, फ्लूइड स्ट्रक्चर मतलब फ्लेक्सिबल। फ्लूइड का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, फ्लूइड का मतलब लिक्विड होता है कुल मिला के, कि वो कोई सॉलिड नहीं है, कोई सख्त नहीं है, लिक्विड है, मतलब फ्लेक्सिबल है, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है। आप कैसे भी दोस्ती कर सकते हो। जैसे होता है ना कि हमारी बड़े बड़े उम्र के लोगों से भी दोस्ती हो जाती है। थोड़ा सा धीरे, इनको बोले यार थोड़ा सा धीरे बोले थोड़ा सा। जैसे हमारी क्या होती है कि फ्लूइड स्ट्रक्चर का मतलब है कि यहाँ पर कोई हिरार्की वगैरह तो है नहीं। जैसे कोई 7 वाले एम्प्लॉई हैं तो जरूर थोड़ी 7 वाले एम्प्लॉय ही दोस्त बनेंगे, हो सकता है आपका सीनियर भी आपका दोस्त बन जाए। आई क्या बात समझ में? इसके एडवांटेज क्या है भाई? सबसे पहले जल्दी जल्दी कम्युनिकेशन हो जाता है। जल्दी जल्दी कम्युनिकेशन कैसे हो जाता है कि ज्यादा अपने को सोचना नहीं पड़ता है। क्विक, जैसे कल आपने को शाम को मूवी देखने जाना है, फटाफट ग्रुप पे रिप्लाई किया, सबने चल रहे होगा, टिकट बुक हो गई। मतलब क्विक कम्युनिकेशन। दूसरा, सोशल नीड्स को फुलफिल कर देता है। ये वाले वर्ड्स क्यों लिखे हुए हैं भाई, सोशल नीड्स? यार ऑब्वियस सी बात है कि हर व्यक्ति जो है वो कितना ही बोल ले कि मैं अकेला हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही थी क्या? हाँ, मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि सोशल नीड्स का मतलब है कोई कितना ही बोल ले लेकिन दोस्ती तो सबको चाहिए ना। तो इसलिए वो बोल रहा है कि आपको सोशली इंटरेक्ट भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो आप अकेले ही पड़े पड़े क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। तो इसीलिए सोशल नीड्स को भी आपको फुलफिल करने में मदद करता है, और साथ ही साथ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है। मुझे तो ये तीसरे पॉइंट का मीनिंग समझा दो कि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सपोर्ट करेगा। मतलब कन्हैया तू बताना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑफिस के बाहर जो आपकी दोस्ती हो जाती है, जैसे अपन लोगों की ऑफिस के बाहर दोस्ती हो गई, ऑफिस के बाहर भले ही अपन जूनियर सीनियर हैं लेकिन बाहर अपनी दोस्ती हो गई, तो ये ऑफिस में कैसे मदद करेगी? ये वाली दोस्ती जो है ये ऑफिस में कैसे मदद करेगी, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये तो बता दे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड को ध्यान से समझ। अपन एक ऑफिस में काम करते हैं, पहले इधर सुन, सुनने से पहले 10 बार इधर उधर देख लेता है, तो इधर देख। अपन लोग एक ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। ऑफिस के बाहर क्या हुआ, सबकी दोस्ती हो गई, जिसको आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हो। तो ये जो दोस्ती हो गई ऑफिस के बाहर, ये ऑफिस में कैसे हेल्प करेगी? मतलब हमारे ऑफिस में जो काम काज है, इस काम काज में कैसे हमको मदद मिलेगी अगर हमारी अच्छी दोस्ती हो गई तो? मैं ये पूछ रहा हूं, सोचना, थोड़ा दिमाग तो लगा। आप लोग बता दो। कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे, बहुत बढ़िया। और एक दो चीजें और बता दो। काम में हेल्प करेगी, हमारी दोस्ती अच्छी होगी तो हम एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा करके एक दूसरे की मदद करेंगे, इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। ऐसे होता है ना, जैसे आर्टिकलशिप में भी होता है। जैसे वैसे तो सारे ही दोस्त बन जाते हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आप इतना कंफर्टेबल नहीं होते हो। जैसे आपके 2-3 दोस्तों को एक ही काम में दे दिया तो आप हंसी मजाक करते करते काम भी कर लेते हैं। जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी आर्टिकलशिप में ऐसे ही होता था कि हम जो है वो इतनी मस्ती करते करते काम कर लेते थे। जैसे कि आज जैसे डेडलाइन है, अब डेडलाइन के टाइम पे क्या होता है कि रात की 12-1 बजे तक भी रुकना पड़ता है ऑफिस में क्योंकि डेडलाइन है। तो फिर हम क्या करते थे, सबसे पहले तो मस्त खाना मंगाते थे 8 बजे के बाद। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब काम है लेकिन काम को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो हम ऐसे ही करते थे कि हम क्या है कि सर ऐसे खाने पीने के मामले में सर जो ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे, तो सीए थोड़े से वो होते हैं, कंजूस वगैरह होते हैं। तो हम क्या करते थे कि 6 बजे के बाद पहले नाश्ता मंगा लेते थे, ठीक है। उसके बाद फिर है कि 8 बजे के बाद सर चले जाते थे तो उसके बाद हम खाना मंगा लेते थे मस्त, ठीक है। उसके बाद मस्ती करते थे, उसके बाद हम क्या करते थे, गाने लगा लेते थे, गाने सुनते सुनते काम करते थे। बीच में 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, कोई भी मूवी वगैरह देख ली, 5 मिनट का छोटा सीन देख लिया, इधर उधर ऑफिस के बिल्डिंग में चक्कर लगा के आ गए, नीचे चाय पी के आ गए। भी हम क्या कर रहे हैं, दोस्ती हो गई। अब दोस्त लोग अगर मान लो वही ऐसे मुंह बना के सब लोग काम कर रहे होते तो क्या नींद ही आ जाती है, अरे क्या ही झंड जिंदगी है। लेकिन हमने क्या किया, वो मुश्किल काम को, क्योंकि काम क्या 12-1 बजे तक रुक रहे हो तो लोग अलग है लेकिन हम तो एंजॉय करके करते थे। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गई अच्छी,
इनफॉर्मल दोस्ती हो गई, इनफॉर्मल मस्ती करने लग गए, तो फॉर्मली भी हमारा काम क्या हो गया, अच्छे से हो गया, गोल भी अचीव हो गया, मजे भी आ गए। अब हमको आज तक याद है, मतलब सारे दोस्त आज भी याद करते हैं, क्योंकि दो ढाई साल हो गए आर्टिकलशिप कंप्लीट हुए, लेकिन इतना मजा आता था कि काम काम जैसा लगता ही नहीं था। मतलब क्लाइंट को ही दोस्त बना लेते थे, क्लाइंट के जितने अकाउंटेंट थे ना उनसे मंगाते थे, सर आ रहे हो तो कचौरी लेके आना, ऐसी। तो मैं क्या बता रहा हूँ, आप भी करोगे, सभी करते हैं कि आप अपने, जैसे हर जगह ही होता है, जैसे अपनी पढ़ाई है, आपके पास दो तरीके, या तो मुंह बना के पढ़ लो या फिर एकदम एंजॉय करके पढ़ लो। एंजॉय करके मतलब कि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि चल 2 टॉपिक तू समझाएगा, 2 टॉपिक तू समझाएगा, चाय पीते पीते चल तू ये वाले पॉइंटर बोल, मैं ये वाले पॉइंट बोलता हूँ। आप हंसी मजाक में ही, दोस्ती में ही आपकी पढ़ाई भी कर सकते हो। आई क्या बात समझ में? बस ये वाला पॉइंट यही बोल रहा था कन्हैया, अब आया समझ में? अब बता दे क्या बोला मैंने, कैसे हेल्प करेगा? 1-2 एग्जाम्पल जो मैंने अभी दिए, कैसे हेल्प करेगा? अभी बोला तो सही मैंने इतना सारा। अरे बोलना, हिंदी में बोल ले, अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें बोल ले, बोल तो दे ओ मेरे भाई। चलो डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में पहला क्या है भाई, ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बना दिए इन्होंने, देखो। अच्छा ये समझ में आ रहा है कि स्प्रेड रूमर्स, ये स्प्रेड रूमर्स का क्या मतलब है? रूमर मतलब के अफवाह, अफवाह फैलाने को रूमर फैलाना बोलते हैं। अब बताओ डिसएडवांटेज में रूमर स्प्रेड करने का मतलब क्या होगा? गलत अफवाह फैला दी, बहुत बढ़िया। जैसे होता है ना कि दो एक लड़का और एक लड़की साथ में काम ही कर रहे हैं, वो फालतू की बातें, लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, सब होते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो लड़का लड़की जो साथ में दोस्त हैं, अब तुमने ऑफिस में फैला दिया कि इनका तो कुछ चल रहा है, तो फिर ये क्या हो गया, फालतू के रूमर फैलेंगे। अब ये अनकंफर्टेबल हो जाएंगे ये लोग, तो मतलब बदनामी हो जाएगी बिना बात की। तो ये रूमर वगैरह फैलते हैं, मतलब ज्यादा दोस्ती होती है तो होता है ना, हाँ, बहुत जा रहे हो उनके केबिन में, ऐसे होता है ना, तो उसको अपन बोलते हैं रूमर स्प्रेड करना। हर ऑफिस में कुछ ना कुछ ऐसे लोग तो होते ही हैं जिनको गॉसिप करने में मजा आता है, तो बस इसके लिए ये वाला पॉइंट बना रखा है, स्प्रेड रूमर्स। हैं? कौन कौन? चंबल गैंग कौन है ये? हाँ, मेरे को तो पता ही नहीं। अच्छा होंगे। तो अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, रूमर स्प्रेड करने का ही काम करते हैं। जैसे आप क्लास में गए, किसी लड़की से आपने सिर्फ कॉपी मांगी है कि लो यार अकाउंट्स के क्वेश्चन दे देना यार, इतनी देर में तो हाँ पैसा करने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रूमर स्प्रेड करना। सेकेंड होता है रेजिस्टेंस टू चेंज। अब देखो रेजिस्टेंस टू चेंज क्यों है भाई? जब आपकी दोस्ती हो जाएगी, समझ, रेजिस्टेंस का मतलब होता है थोड़ा सा झिझकना, थोड़ा सा बोलना कि यार चेंज मत करो यार। जैसे कि आप क्लास में बैठे हो, तो स्कूल में ऐसे होता था ना कि टीचर आपके बेस्ट फ्रेंड को पीछे बिठा देती थी, तो आप बोलते अरे यार, फिर वो पीछे इशारे करते थे, आजा तू तो आजा, अगले लेक्चर में आ जाना। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे दोस्ती हो गई है। अब हमारे दोस्तों के साथ अपन केबिन में बैठते हैं, ठीक है, मस्ती करते रहते हैं। कल को तुमने हम तीनों को अलग अलग कर दिया तो गलत हो गया ना, अब हमको दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए चेंज वगैरह हम रेजिस्ट करते हैं। और फिर ग्रुप का प्रेशर, ग्रुप का प्रेशर कई बार क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। बताता हूँ कैसे, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है ये वाले। पॉइंट का मतलब पता क्या है? जैसे कि 3 लोगों का ग्रुप बन गया, ठीक है, ए बी सी ऐसे करके 3 लोगों का ग्रुप बन गया। अब क्या हुआ कि कल को बी और सी जो है अपनी बात मनवाने के लिए ए को प्रेशराइज करेंगे। भले ही ए नहीं मानना चाहता, लेकिन दोस्ती के कारण उसको माननी भी पड़ सकती है। जैसे होता है ना जनरली कि भाई 2 दोस्त जो हैं वो कुछ गलत बोल रहे हैं और फिर हम सपोर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन अगर मैं सपोर्ट नहीं करूंगा तो हो सकता है कि मेरी दोस्ती टूट जाए, तो मुझे हाँ में हाँ मिलाना पड़ती है कई बार। तो वैसे ही आपकी ज्यादा दोस्ती होगी ना, तो ग्रुप के प्रेशर में आप क्या कर लोगे, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का आप नुकसान करवा दो। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो जाएगी, हार्मफुल हो जाएगी। समझ में आएगा तीनों पॉइंट? पहला पॉइंट क्या है, रूमर, मतलब कि अफवाह वगैरह फैल सकती है आपकी दोस्ती। ऐसे हो सकता है कि हाँ हाँ तुम लोग तो जो है वो मिली भगत है तुम्हारी, जबकि ऐसा है नहीं, सिर्फ दोस्ती है। दूसरा रेजिस्टेंस टू चेंज, आप चेंज नहीं होना चाहोगे, मतलब कि आपकी ग्रोथ के लिए हो सकता है आपको ऑर्गेनाइजेशन के किसी और ऑफिस में बैठना पड़े या फिर किसी और लेवल पे जाना पड़े, लेकिन दोस्ती के चक्कर में हो सकता है आप चेंज ही नहीं करना चाहो। और फिर ग्रुप के प्रेशर में हो सकता है कि आप अपने ग्रुप की बात मानो, ऑर्गेनाइजेशन की बात ना मानो। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर यही है भाई कि ये बेस्ट अप्रोच है, मतलब मैनेजमेंट को इनफॉर्मल ग्रुप पॉजिटिवली लेना चाहिए, ताकि आप क्या कर सकते हो, मतलब कुल मिला के इंस्टेड ऑफ फाइटिंग देम, कुल मिला के ये है कि इनफॉर्मल ग्रुप्स को आपको प्रमोट करना चाहिए। और
किसी भी चीज की अति तो बुरी ही होती है, मतलब बहुत ज्यादा इनफॉर्मल हो जाओगे तो भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाओगे वो भी दिक्कत है। आपको एक बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। अब इसका कंपैरिजन समझ लो, कुछ नहीं है कंपैरिजन में। पहला कंपैरिजन क्या है, फॉर्मल स्ट्रक्चर डेलिबरेटली बाय द मैनेजमेंट। डेलिबरेटली का मतलब होता है मतलब थोप करके, मतलब ऐसा होता है ना कि अपने पापा अपने को इंजीनियर बनाना चाहते हैं जबरदस्ती, अपने को बनना ही नहीं, अपने को क्रिकेटर बनना है, तो डेलिबरेटली अपने ऊपर क्या है वो चीज थोपी जा रही है, मतलब वो डेलिबरेट की जा रही है, ठीक है। दबाव बनाना, डेलिबरेटली को आप लिख सकते हो फोर्स करना, फोर्सफुली। डेलिबरेटली को अपन इसको फोर्सफुली भी लिख सकते हैं, फोर्सफुली, फोर्सफुली। और इनफॉर्मल तो स्पॉन्टेनियस हो जाता है, क्योंकि इनफॉर्मल में कोई किसी पे दबाव थोड़ी, दोस्ती कोई ऐसे थोड़ी की जा सकती है, दोस्ती तो मन से होती है। फिर यहाँ पर क्या है, ऑफिशियल टास्क पे फोकस किया जाता है। ऑफिशियल टास्क मतलब जो आपके ऑफिस के काम काज है उस पर फोकस किया जाता है ना। लेकिन यहाँ तो आपकी सोशल नीड्स एंड रिलेशनशिप, मतलब होता है ना हम सोशल एनिमल्स है, अपने को क्या बोलते हैं सोशल एनिमल्स, मतलब अपने को इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, दोस्ती किसको अच्छी नहीं लगती है। कोई शायद ही ऐसा होगा जो दोस्ती नहीं बनाता है, ऐसा नहीं बहुत दोस्त बनाता है, लेकिन दो चार अच्छे दोस्तों से बात तो करनी पड़ती है ना। अब सोशल इंटरेक्शन भी जरूरी है। तीसरा, यहाँ पर रिटर्न रूल्स होते हैं, लिख करके रूल बनाए जाते हैं। यहाँ पे काय के रिटर्न रूल, यहाँ तो कुछ भी रूल बन जाते हैं। भाई चाय पीने चलेगा क्या, चाय पीने चले जाएगा, 25 किलोमीटर दूर लेके चले गया, क्यों चाय पीनी है, जबकि वही चाय बाजू की गली में भी मिलती थी। ऐसे होता है जनरली, देखना आप दोस्त लड़कों के साथ तो बहुत ही होता है कि मतलब मेरे को तो पूछना पड़ जाता कहाँ जा रहे हैं, टाइम वैसे ही नहीं होता है। अब बोले चल बैठ, मतलब कहाँ जाना, कहाँ ये तो बता दे, बोले चलिए पास में से ही आते हैं, वो लेके चले गया राऊ। उसके बाद रात के 1:30 बजे ला रहा है, मतलब भाई रहने दे तू, मेरी बिल्डिंग का गेट बंद हो जाएगा। तो ऐसे जनरली चीजें होती है, मतलब आपकी जो कोई रिटर्न रूल नहीं होते, भाई ने बोला करने का तो करने का चलता है उसमें। उसके बाद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब कि यहाँ पर ऑफिशियल चैनल होता है ना, ऑफिशियल चैनल का मतलब होता है कि चैनल मतलब कहाँ से अथॉरिटी आएगी, तो मेरा जो बॉस है वो मुझे अथॉरिटी देगा, फिर उसके बाद उसका बॉस उसको अथॉरिटी देगा। लेकिन यहाँ पर कौन सा चैनल है, यहाँ कोई ऑफिशियल चैनल है ही नहीं। यहाँ तो भाई आपका बॉस भी आपका दोस्त हो सकता है, आप हो सकता है ऑफिस के बाहर उसको तू तू करके बोलते हो सकता है। और दूसरा स्टेबिलिटी, स्टेबल एंड सिस्टमेटिक होता है, ये डायनेमिक होता है, चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये हमारे साथ नहीं चला कट्टी, ऐसे होता है ना कट्टी और ऐसे करते थे, तो मतलब क्या है यहाँ पर डायनेमिक है, हमारे दोस्त चेंज हो सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं, ऐसा होता रहता है। क्या समझ में आया क्या? तो ये तो फ्री के नंबर है। इसके बाद क्या डेलीगेशन में कितना बचा, डेलीगेशन, डेलीगेशन के बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, और डेलीगेशन के बाद डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब बेसिकली दो मेजर चैप्टर बचे, मतलब दो टॉपिक्स बचे हैं इसमें। यहाँ तक का समझ में आया क्या? कोई भी दिक्कत परेशानी? मतलब 5 चैप्टर हो जाएंगे अपने, कोशिश करूंगा कल के लेक्चर तक पूरा ही हो जाए, आज ही 15 मिनट बचे हैं वैसे तो हैं। हाँ यार, आ ही नहीं पा रहा हूँ मैं जल्दी, नहीं मैं कल से एकदम टाइम पे आऊंगा। डेलीगेशन, डेलीगेशन मतलब, अब मैं एक बात बताओ, तुम्हारा कोई लेक्चर ऐसा फ्री बाद में कभी हो पाता है क्या दिन में? 5-15 के बाद, 5-15 पे आखिरी लेक्चर होता है तुम्हारा, 5-15 पे आखिरी लेक्चर होता है। तो आज एक काम करोगे, 5-15 पे फ्री होकर के सिर्फ आधे घंटे के लिए आ जाओगे, ये कंप्लीट कर लेंगे ना चैप्टर। अबे आधा घंटा से 5:15 से 5:45 तक, 4:30 पे हो जाती है क्या? अरे यार, अरे नहीं छोड़ना नहीं, फिर वो गलत हो जाएगा, छोड़ना तो नहीं है क्लास, देखते हैं कुछ जमाते हैं। अगर देखना, अगर मैथ्स में कितने लोग हो मैथ्स वाले? 2 लोग हो, और यति भी जाती है क्या मैथ्स में? नहीं, वो बाद में आती है इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, कल भी नहीं आई थी लेकिन फिर उधर आ गई थी वो, है तो मैथ्स, वो भी मैथ्स में है क्या? फिर देखते हैं जमाते हैं कुछ। डेलीगेशन, डेलीगेशन पे बढ़ते हैं। देखो डेलीगेशन का मतलब बताओ, पहले तो ये बताओ डेलीगेशन का मतलब क्या होता है। कन्हैया डेलीगेशन का मतलब बता भाई। तुझसे एक जेन्युइन प्रश्न पूछूं, तुझे पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत है क्या? मेरे मतलब इस सिंपल में तो कोई जेन्युइन प्रश्न पूछ रहा हूँ तेरे से, क्लास के बाद भी पूछ लूंगा, तो कुछ जेन्युइन कोई दिक्कत हो तो ऐसा बता दे, कन्हैया से बोल रहा हूँ मैं।
कि समझ में नहीं आता हो, सर आप समझाते हो, टीचर समझाते हैं, तो वो देख लें तो दिक्कत आ जाएगी। मैं ये बोल रहा हूँ, डेलीगेशन का मतलब तुम लोग बता दो बेटा। काम बांटना, बहुत बढ़िया। काम को बांटना क्या होता है? डेलीगेशन। जैसे कि मेरी अथॉरिटी डेकोरेशन करवाने की, ये डेकोरेशन करवाने की अथॉरिटी मेरी थी। मैंने अपने कन्हैया को बोल दिया कि भाई मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझे देता हूँ, अब सारा डेकोरेशन तुझे कराना है। मतलब मैंने मेरे कंधों का जो बोझ है, मेरे कंधों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसके कंधों पर डाल दी? कन्हैया के कंधों पर डाल दी। उसको अपन क्या बोलते हैं? डेलीगेशन। जैसे होता है ना कि भाई हम बन गए सीनियर, तो हमारे जूनियर को काम बता देंगे, देख भाई ये काम मैं करता था, अब इस केबिन में तेरे को बैठना है। जैसे वो होती है ना, सास जो है वो चाबियों का गुच्छा ऐसा निकाल करके अपनी बहू को दे देती कि जा आज से इस घर की जिम्मेदारी तेरी, तो उसको आप क्या बोल रहे हो? डेलीगेशन बोल रहे हो। देखो, मैनेजर कैन नॉट डू एवरीथिंग अलोन। ओ हो, क्या बात कही गई है। हर काम अकेले तो कर नहीं सकते, एक मैनेजर पूरा काम अकेला तो कर नहीं सकता। तो फिर अपने वर्कलोड को गोल अचीव करने के लिए वो क्या कर लेगा? ट्रांसफर कर देगा अपनी अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट्स को। भाई सिंपल सी बात है, मैं अकेला तो हर काम का संभालूंगा नहीं। जैसे पहले मेरी किराने की दुकान थी छोटी सी, तो वहाँ मैं ही जो पैसे ले रहा हूँ, मैं ही उसको बिल वगैरह बना के दे रहा हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, सामान भी मैं ही निकाल के दे रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे अब मेरी दुकान बड़ी हो रही है, तो मैंने एक छोटू और एक मोटू को, एक पतलू को रख लिया, अब वो काम संभाल रहे हैं। जब काम बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मैंने इन लोगों को मैनेजर बना दिया। अब मैं इनको मैनेजर बना दिया, इनके अंदर और हमने बंदे रख दिए। मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, अब हर काम मैं खुद थोड़ी करूंगा। ऐसा थोड़ी 3 मंजिला मेरी बड़ी सी दुकान हो गई और तीनों मंजिल में मैं ही बैठ रहा हूँ कि अरे तीसरी फ्लोर पे, अरे भगते भगते तीसरी फ्लोर पे गया, पागल ही हो जाऊंगा। ये मैं खुद कर ही नहीं सकता, मुझे बंदे बिठाने पड़ेंगे। मतलब अपनी अथॉरिटी को अपने सबऑर्डिनेट्स को, सबऑर्डिनेट मतलब मेरे जूनियर जो मेरे नीचे काम कर रहे हैं, जो मेरे नीचे वाले लेवल पे, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करना पड़ेगा। लाल वही वाले कीवर्ड कर रखे हैं जो आपको एग्जाम में याद करके जाने हैं, ठीक है? तो ये रेड कीवर्ड से बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, और उसको बोल्ड भी कर रखा है, तो आपके उसमें भी वो बोल्ड दिखते होंगे। तो बस वो बोल्ड वाले कीवर्ड्स को आपको याद कर... अरे यार, बोल्ड वाले कीवर्ड नहीं दिखते क्या? अरे दिखते तो हैं यार, मैं इसीलिए उसको बोल्ड करता हूं। नहीं, वो वाली लाइन बोल्ड नहीं है। मैं 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 ये बोल रहा हूँ कि वो बोल्ड दिखते होंगे ना, बस उसको आप अंडरलाइन कर देना बस। उसके बाद डेलीगेशन जो है, हमेशा देखो डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी होती है ना। ये डाउनवर्ड ट्रांसफर क्यों लिखा हुआ है? थोड़ा बताओ, डाउनवर्ड क्यों लिखा हुआ होगा? सोच के बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी क्यों लिखा हुआ है? अरे मेरे भाई, कम करना नहीं होता है, दिमाग लगाओ। अच्छा, एक डायग्राम बनाता हूं, अब बता देना, अब बताओ। हाँ, तो कभी भी ऐसा देखा है क्या कि मैं अपने बॉस को ऑर्डर दे रहा हूं? हमेशा बॉस सबऑर्डिनेट को ही तो ऑर्डर देगा, इसीलिए लिखा हुआ है डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। कभी भी ऐसा है क्या कि वो नट्टू काका जेठालाल को बोले, या बाघा जेठालाल को बोले, सेठ जी आज तो काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसे केस में आप ही मेरा काम कर दो, मुझे बावरी जी के साथ डेट पे जाना है, ऐसा बोल सकता है क्या वो? जेठालाल चनकट मारेगा उसको। कहने का मतलब है क्यों, हाँ क्यों, ऐसे थोड़ी बोलेगा। जेठालाल तो चिल्लाएगा ना। जेठालाल बोल सकता है कि मुझे घर पे जल्दी जाना है, बाघा तू ये वाला काम कर दे। मतलब हमेशा आपका जो सबऑर्डिनेट है वो आपके ऑर्डर को फॉलो करेगा, वो थोड़ी ऑर्डर देगा। मतलब डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी होती। अब आया क्या समझ में? बहुत बढ़िया। अब डेलीगेशन के की एलिमेंट्स क्या हैं? ये हमारे जीवन के 3 मैजिकल वर्ड्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। तीनों पढ़ करके समझाओ मेरे को। तुमको ही पढ़ के समझाना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मेरी तो हो गई एग्जाम, ये तीनों, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, समझाओ। डेलीगेशन भाई अपनी जिम्मेदारियों को थोपना, सिंपल। तो अथॉरिटी मतलब बहुत बढ़िया, सही बोल रहा है। मतलब अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? आप बोल रहे हो कि भाई मेरे पास डिसीजन लेने का पावर दे रहा हूं मैं, ऑर्डर देने का पावर तुमको दे रहा हूं। समझना मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे कि
मैंने अभी तक क्या है, मैं ही सारे वर्कर्स को संभालता था, सबको ऑर्डर मैं ही देता था। मैंने ये केशव को बुलाया, मैंने बोला केशव भाई मैं तो हो रहा हूँ रिटायर, अब तू इन लोगों का, मैंने बोल दिया देखो बेटा ये तो तुम्हारा नया मालिक, जो बाहुबली में होता है ना कि बाहुबली हटाओ भल्लाल देव है तुम्हारे नए राजा, तो भल्लाल देव नया राजा है। अब भल्लाल देव के पास ऑर्डर देने की अथॉरिटी आ गई ना सारी, तो क्या हुआ, भल्लाल देव को नया बॉस बना दिया गया। सेम यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी अथॉरिटी को दे रहे हैं, तो जब अथॉरिटी को दे रहे हैं मतलब अब वो हमारे बिहाफ भी छोड़ो, हमारी जगह पे डिसीजन ले पाएगा, ऑर्डर दे पाएगा। अरे मतलब अभी तक अमरेंद्र बाहुबली देते थे ऑर्डर, है ना, ऐसे करके बाहुबली बाहुबली ऐसे करके ऑर्डर देते थे। अब बाहुबली हट गया, वो भल्लाल देव आ गया, अब भल्लाल देव ऑर्डर दे रहा है, तो क्या हुआ, बाहुबली ने अथॉरिटी किसको दे दी, सिंहासन किसको दे दिया, भल्लाल देव को मुकुट दे दिया। बहुत बड़ी, अरे क्या बात है, सरकार चेंज होती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटी टू परफॉर्म द टास्क। अब जैसे मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र मोदी क्या बना, प्रधानमंत्री, तो भाई अथॉरिटी पूरी आ गई, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आई। अब सारी जिम्मेदारी किस पे आ गई, नरेंद्र मोदी पे आ गई, जो भी टास्क उनको असाइन किए गए। और अकाउंटेबिलिटी, भाई ऑब्वियस सी बात है कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो अब क्या करना पड़ेगा, सबऑर्डिनेट्स को क्या करना पड़ेगा, सारा उनको सिखाना पड़ेगा ना, ऑब्लिगेशन है सबऑर्डिनेट को कि भाई मेरे, अब वो क्या कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने जो जितनी भी मिनिस्ट्रीज वगैरह हैं, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनको अच्छे से मैनेज करें। और साथ ही साथ इन डिपार्टमेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नरेंद्र मोदी को टाइम टाइम पे रिपोर्ट देते रहें। तो भाई आंसर फॉर द रिजल्ट, कुल मिला के बात यह है कि आप अपना काम डेलीगेट थोड़ी कर सकते हो। समझना, मैंने केशव को काम दिया, वो केशव ने किसी और को डेलीगेट कर दिया, ये थोड़ी होता है भाई, मैंने तुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो अब तुझे ही निभानी पड़ेगी, ऐसा थोड़ी तो हमसे बिना पूछे किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट देगा। इसीलिए आप फर्दर उसको डेलीगेट नहीं कर सकते, आपको ही आंसर देना पड़ेगा जो भी हमने आपको अथॉरिटी दी है उसके लिए। क्या समझ में आया क्या तीनों पॉइंट? सिंपल। उसके बाद डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, अरे सर ये कितनी बार आएगा, फिर से आ गया, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। हाँ मैंने बोला ना, पूरी 12th में बार बार इफिशिएंसी का गाना गाता है। क्यों इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, बताओ जल्दी। अबे नहीं, हर बार यही थोड़ी होता है। अरे एफिशिएंसी क्यों इंक्रीज हो जाएगी दादा, क्योंकि मैंने किसी को अपना काम बांट दिया, डेलीगेट कर दिया प्रॉपर। जिस व्यक्ति की जो स्किल थी, जो उसको जिसमें उसने पढ़ाई कर रखी थी, जिसमें उसकी एक्सपर्टीज थी, हमने वही काम उसको डेलीगेट कर दिया। अब उसको काम आया तो वो काम ठीक से करेगा, फर्दर ढंग से मैनेज कर पाएगा। अरे जैसे सिंपल एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल शादी करवानी है, तो शादी करवाने में एक तो है कि हम ही सारा काम कर दें। अब मिस्टर ए को हमने क्या कर दिया, डेकोरेशन का दे दिया, मिस्टर बी को हमने फूड का दे दिया, मिस्टर सी को हमने जो है बाकी की जो सेरेमनी होती है उसका काम दे दिया। तो अब क्या हुआ, ये अपना काम बांट देंगे, तो डेलीगेशन से क्या हो गया, डेलीगेशन से सबने अपना अपना काम ठीक से कर लिया, इसीलिए एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी बात है, एम्प्लॉय डेवलप हो जाता है। बताओ कैसे, जब हम किसी को क्या देंगे, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी देंगे, तो वो काम करेगा, काम करके वो खुद डेवलप हो जाएगा, उसकी स्किल डेवलप होगी। जैसे क्या होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को अभी तक कोई ऐसा ढंग का काम ही नहीं दिया था, तो वो अभी तक क्या है, कुएं का मेंढक बना हुआ था, अब एकदम से उसको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो अब वो क्या है ना, जब उसके पास जिम्मेदारी आएगी तो वो क्या हो जाएगा, उसकी स्किल्स अपने आप ही क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। उसके बाद उसको मोटिवेशन आ जाएगा ना, जब आप क्या करोगे, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटोगे। जैसे कि जेठालाल ने क्या किया, बाघा को दुकान की चाबी दे दी कि जा मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूं, मैं अब तू ही पूरी दुकान संभालेगा। तो उसको अच्छा लगेगा ना कि वाह यार, मेरे को सेठ जी इतना भरोसा करते हैं कि पूरे गल्ले के सारे पैसे छोड़ छाड़ के मेरे भरोसे चले गए। तो क्या हो जाएगा, वो मोटिवेट होगा कि नहीं यार, मुझे और अच्छे से काम करना है, मुझे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, मुझे इज्जत दी जा रही है। और एक्सपेंशन पॉसिबिलिटी, भाई जब मैनेजर जो है मोर विद सपोर्ट, जब मैनेजर को सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने अलग अलग मिनिस्ट्रीज को डेलीगेट कर रखा है, निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रही है, होम मिनिस्ट्री वो संभाल रहा है अपना, अमित शाह, तो ऐसे करके जितने भी लोग हैं वो अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से निभाएंगे तो फिर नरेंद्र मोदी को क्या मिल गया, सपोर्ट मिल गया। जब सपोर्ट मिल गया तो देश ठीक से चल पाएगा, देश भी ग्रो कर पाएगा। आई क्या बात समझ में?
तो सपोर्ट वाला पॉइंट याद रखना है कि हमको सपोर्ट मिलेगा, हमारे सबऑर्डिनेट मोटिवेट हो जाएंगे, एम्प्लॉय की स्किल वगैरह डेवलप हो जाएगी, वो पर्सनली बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो जाएगा और मैनेजमेंट की इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सब अपना अपना काम ठीक से करेंगे और वेस्टेजेस भी कम हो जाएंगे, ढंग से काम होगा तो क्या हो जाएगी, इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये अबडिक्शन डेलीगेशन तो ठीक है, ये जाने दो, इसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, जाने दो, क्योंकि ये इतना काम का है भी नहीं। अरे इंपॉर्टेंट नोट है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नोट समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए नहीं है। वो मैंने समझा दिया, ये अभी समझा देता हूँ, छोड़। देख, डेलीगेशन है, अबडिक्शन नहीं। अबडिक्शन का मतलब क्या होता है, सुनो, अबडिक्शन का मतलब होता है पूरी तरीके से छोड़ देना किसी के ऊपर कि बस मेरा कोई काम ही नहीं, अब तू ही संभाल। मतलब डेलीगेशन का मतलब ये नहीं होता है, समझना मैं क्या बता रहा हूँ। डेलीगेशन मतलब कि काम किसी को दे दिया, लेकिन उसके ऊपर नजर रखना भी हमारा ही काम है। जैसे कि जेठालाल ने टप्पू को क्या बोला कि चल मोबाइल तू बेचेगा, आज से फ्रिज टीवी वो सब मैं बेच रहा हूँ, मोबाइल तू बेचेगा। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि टप्पू ने करोड़ों का नुकसान कर दिया, जेठालाल बोलेगा अरे तूने किया नुकसान, दुकान तो उसकी है ना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने भले डेलीगेट कर दिया, लेकिन डेलीगेट का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है वो पूरी तरीके से क्या करोगे, अपनी अथॉरिटी को छोड़ छाड़ के भाग जाओगे। इसीलिए डेलीगेशन का मतलब होता है फुल अकाउंटेबिलिटी आज भी आपकी ही है। मतलब जेठालाल की दुकान है ना, तो जेठालाल को ही पकड़ेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, बढ़िया एग्जांपल। जैसे आर्टिकलशिप में क्या होता है, सीए आर्टिकलशिप में, सीए आर्टिकलशिप में क्या है कि जैसे हम जब सेकेंड ईयर तक पहुंचे तो हमको फिर अकेले ऑडिट देने लग गए कि मतलब ये 4 ऑडिट ये हर्ष ही पूरा करेगा शुरू से लेकर के एंड तक। तो भले ही मैं कर रहा हूँ, पूरा काम मैं ही कर रहा हूँ ऑडिट का, क्लाइंट प्लेस पे जाने से लेकर के हर चीज मैं ही कर रहा हूँ, क्लाइंट से पूरा इंटरेक्शन भी मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन एंड में हमारे जो सर हैं, जो मेन सीए है, साइन तो वही करेंगे ना, साइन हम थोड़ी करेंगे। तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनी, जो साइन कर रहा है। भले ही उन्होंने मुझे डेलीगेट कर दिया, समझना मेरी बात को। सीए में क्या होता है कि कभी भी जो सीए ऑफिस है उसमें सीए खुद काम नहीं करता, वो अपने जूनियर से ही करवाता है ना। अब कुछ कुछ सर उन ऐसे होते होंगे जो हर काम खुद ही करते होंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। जैसे मैं सीए हूँ तो मैं अपने आर्टिकल से ही पूरा काम करवाऊंगा, वो आएगा मेरे को सिर्फ उसका रिव्यू करना है काम को, ऐसा ही होता है। और फिर मैं सिग्नेचर कर दूंगा। तो क्या हुआ, मैंने मेरे आर्टिकल को क्या किया, चीजों को डेलीगेट कर दिया। डेलीगेट कर दिया मतलब कि अथॉरिटी को उसको बांट दिया कि भाई तू ही करेगा, तेरे ही माथे है। लेकिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अभी भी मेरी है ना। कल को कुछ गलत हो गया तो बिल तो मेरे नाम का फटेगा, केस तो मेरे ऊपर होगा ना, क्योंकि मैं ही सीए हूँ साइन करने वाला। अब आया क्या समझ में। अबडिक्शन का मतलब होता है कि बेदखल ही कर दिया आपने। बेदखल मतलब कि चल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है। जैसे होता है ना कि ये जो है, ये खेत वेत जो है वो मैं तेरे माथे छोप रहा हूँ, अब मान लो कुछ भी हो, ये फसल खराब हुई, वो भी तेरे ही माथे है। तो अल्टीमेटली मैंने क्या कर दिया, अबडिक्शन कर दिया। वो नहीं बोल रहा हूँ। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, डेलीगेशन का मतलब अपनी अथॉरिटी दे देना, लेकिन अल्टीमेटली अकाउंटेबल तो आप ही हो। मतलब अथॉरिटी कैन बी टेकन बैक और चेंज एनी टाइम। मैं अथॉरिटी कभी भी आपसे ले भी सकता हूँ। ऐसा नहीं कि एक बार अथॉरिटी दे दी तो कभी मैं वापस ही नहीं ले सकता, मैं वापस भी ले सकता हूँ। वो वाला पॉइंट था। एग्जाम्पल क्या है कि स्कूल प्रिंसिपल ने डेलीगेट करी टीचर्स को एग्जाम की अथॉरिटी, टीचर एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, तो प्रिंसिपल फिर भी तो रिस्पॉन्सिबल हुआ ना, क्योंकि कुछ भी ट्रस्टी वगैरह है वो तो प्रिंसिपल को बोलेंगे ना कि यार क्या करा तुमने, यार तुमने एग्जाम में चीटिंग करवा दी। अब प्रिंसिपल ऐसा थोड़ी बोल सकता है मेरे टीचर की गलती है, तो क्या बोलेंगे, टीचर भी तो तुम्हारे ही है, तुमको संभालना चाहिए। आई क्या बात समझ में, बहुत बढ़िया, यही समझा रहा था। अब एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन है वो अपन कल पढ़ेंगे। बस आपको इतना जो मैंने पढ़ाया उतना पढ़ना पड़ेगा। आज थोड़ा सा कोशिश करना, कभी हो जाए तो मेरे को फ़ोन पे बता देना कि सर हमारा टाइम अगर खाली हो जाए कभी, तो आज ये अपन कंप्लीट कर लेंगे। 5-15 पहले और ये रुक जाएगा। मेरी बात सुन भाई, एक काम कर ले, आज कर लेते हैं तो आज के दिन कंप्लीट हो जाएगा। 4:30 से 5:15 तक 45 मिनट की बात है ना। देख ले एक बार, देख लेंगे कभी, नहीं तो ये आज हो जाए तो आज, नहीं तो फिर कल आके करवा दूंगा। अच्छा 5 चैप्टर तो होगा एटलीस्ट अपने, 5 चैप्टर हो गए। सुनो 5 चैप्टर हो गए ना, अबे कंबाइंड टेस्ट लूंगा 5 चैप्टर का 50 नंबर का, 100 या 50 नंबर का। तो मैं तो लेने ही वाला था 5 चैप्टर, तो कंसिडरेबल होने तो चाहिए चैप्टर पूछने के लिए। 5 चैप्टर हो रहे, 5 चैप्टर का एक टेस्ट लूंगा 50 या 80 नंबर का, जो भी मेरे को लगेगा उसके हिसाब से, ठीक है। दिवाली के बाद, दिवाली के पहले ही ले लूंगा। तो क्या हो गया, सारे टेस्ट देने की आदत डालो।
तो दिवाली के पहले उनके भी लूंगा मैं 4 चैप्टर के टेस्ट, तुम्हारे 5 चैप्टर के लूंगा। चलो बाय बाय।